वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग क्लास 11th के वेक्टर एनालिसिस के थर्ड लेक्चर में। तो वेक्टर एनालिसिस के सेकंड लेक्चर में बच्चों आपने वेक्टर सम मतलब सदिशों का योग किया था। सदिशों के योग के बच्चों आपने छोटे छोटे दो मेथड देखे थे, जिसमें हम लोग एक ट्रायंगुलर मेथड देखे थे और एक देखा था हमने पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए बच्चों, ट्रायंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लगभग दोनों सेम ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होती। कहानी बस परिमाण के एक्टिविटी की है। बस एक में अगर त्रिभुज के बारे में बात करते हैं हम तो त्रिभुज के विकर्ण पर होता है, और मैं अगर समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करूं तो उसमें विकर्ण पर हो जाएगा। तो त्रिभुज में कर्ण और चतुर्भुज में विकर्ण, याद रखिएगा इस बात को। कहानी बाकी सब कुछ सिमिलर होती है। अब यहाँ पर आज हम लोग करने वाले एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में क्या है बच्चों? एनालिटिकल मेथड मतलब विश्लेषणात्मक मेथड है ये। इसके द्वारा हम लोग आज चेक करेंगे कि अगर किसी सदिश का परिमाण अगर निकालना ही है जोड़कर तो कितना होगा और एग्जैक्टली इसकी दिशा क्या होगी, आज इस मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको आप किसी भी मेथड से करिए। तो बेसिकली हम इसे समांतर चतुर्भुज के योग नियम से व्यक्त करेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के योग नियम, ये भी सदिशों का योग है जो कि आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना होगा बच्चों। ठीक है, लेट्स सी, जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पर एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ ए बच्चों, ओके, और यहाँ पर अगला जो वेक्टर है ये है वेक्टर ऑफ बी। तो वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी अपना लगे हुए हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर मुझे दिखाना है कि हमें इसको सदिशों का योग करना है तो अब ऐसे होगा। तो आपने क्या करना है कि इसको इधर से जोड़ देना है और ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ आर। ये त्रिभुज के नियम में करते हैं हम लोग इसी तरीके से। सिमिलरली मैं बात करूं कि ये त्रिभुज के नियम में क्या ऐसे होगा तो चतुर्भुज में कैसे होगा, आइए वो भी देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ ए, ठीक, और सिमिलरली यहाँ पर एक और वेक्टर है, वेक्टर ऑफ बी। ठीक, वैसा ही है। अब यहाँ पर मुझे समांतर चतुर्भुज में व्यक्त करना है तो इसके समांतर एक भुजा और ड्रॉ कर लेनी है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में, और इसके समांतर एक और ड्रॉ कर लेना है जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को। ये लीजिए, आपने इसको बना लिया। तो ये हो गया इसका योग। ओके, ये इसके विकर्ण पर, ये कर्ण था बच्चों, ये विकर्ण है। ये त्रिभुज का विधि है, ये त्रिभुज विधि है, ये चतुर्भुज विधि है। अंतर बच्चों ध्यान दीजिएगा, बस शेप का है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे आर, यहाँ पे ये आर हो गया। दो सदिश ये है ए और बी, जो कि एक दूसरे से कितने कोण पर है, एक इधर है मतलब एक्स एक्सिस पर, ये एक्स और वाई के बीच में कहीं है, इनके बीच में थीटा कोण बन रहा है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इस आर की वैल्यू निकालनी है और ये भी देखना है कि इसकी दिशा एक्चुअली थीटा तो नहीं है, कितनी होगी। आइए हम लोग आज जांच करें और इसी को निकालेंगे। तो याद रखिएगा इस बात को। आइए फटाफट से मैं बात करूं कि समांतर चतुर्भुज में इसका जो विकर्ण है वो क्या है, सदिश का योग है, यही है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको आप आगे बढ़ा दीजिए बच्चों, और इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा। इसका नाम रख दीजिए एम, ओके, एम, और ये 90 डिग्री पर हो गया बच्चों। जो भी चीजें करनी चाहते हैं आप पाइथागोरस के प्रमेय से ही कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाने के लिए जरूरी क्या है कि आपको यहाँ पे एक लंब त्रिभुज मिले। तो लंब त्रिभुज कैसे मिलेगा, लंब त्रिभुज लेने के लिए यहाँ पे आप इसका नाम रख दीजिए, कुछ नाम तो रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे रखिए बच्चों P, यहाँ पे रखिए Q, यहाँ पे रखिए केवल R, ध्यान दीजिएगा पॉइंट है, और यहाँ पे S, और यहाँ पे M हो गया। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में वेक्टर ऑफ आर विकर्ण के रूप में सदिशों वेक्टर ऑफ ए तथा वेक्टर ऑफ बी के
सदिश योग को निरूपित करता है। ओके फाइन, ये उसके सदिश के योग को निरूपित करता है। अब हमें चेक करना है कि है फिर कितना, तो उसके लिए पहले एक ट्राइंगल ले लीजिए बच्चों, पी आर एम। तो समकोण त्रिभुज पी आर एम। ओके, ये पॉइंट है बच्चों। यहां पर आपको क्या निकालना है, अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण का होता है बच्चों पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, फिर आधार, तो बच्चों आधार में पीएम का स्क्वायर फिर एम आर, ओके, प्लस एम आर का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। सिमिलरली मैं बात करूं पीएम को, तो पीएम डिवाइडेड है दो पार्ट में, ठीक है, कहां, पी से क्यू, क्यू से एम। तो यहां से बच्चों आप लिख सकते हो पी आर का स्क्वायर, जो कि एक विकर्ण है जिसका परिमाण हमें निकालना है। तो अब यहां से पी एम की वैल्यू, तो पी एम की वैल्यू हमें दो पार्ट में तोड़नी है, एक तो पी क्यू के रूप में और दूसरा तोड़ना है क्यू एम के रूप में। ये लीजिए भाई, तोड़ दिया। अब मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए एम आर की, तो प्लस एम आर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लीजिए, ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये सिमिलरली बच्चों लिख पाएंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू एम एम आर का स्क्वायर। ओके फाइन। अब मैं ऊपर मिटा सकता हूं, दोनों देखिए बच्चों सिमिलर है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आपने इक्वेशन नंबर 1 बना रखा हुआ है। ओके, अब मुझे थोड़ा एक और ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, और ये ट्राइंगल कहीं और नहीं, यही बड़ा हुआ है, ये और ये बराबर मतलब सेम इक्वल। नाउ पुनः त्रिभुज, इस बार समकोण त्रिभुज क्यू आर एम लेना होगा। तो क्यू आर एम में बच्चों ये आपका क्या होगा, विकर्ण हो गया, मतलब इसको त्रिभुज का कर्ण कहेंगे। तो इस बार त्रिभुज के कर्ण में क्यू आर का स्क्वायर, ओके, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब एम आर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पर बच्चों ये वाली वैल्यू तो हमको पता है, ये दोनों हम आराम से हटा सकते हैं। एक काम हो गया, मुझे क्यूएम की वैल्यू निकालनी होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे की समांतर है, तो जो थीटा यहाँ बनेगा वही थीटा यहाँ बनेगा। तो थीटा की वैल्यू तो आपको पता होगी। इस थीटा से और इस कर्ण से आप आधार निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बच्चों क्या है, आर एम ठीक अपॉन कर्ण कितना है बच्चों, क्यू आर। तो यहां से अगर मुझे आर एम की वैल्यू निकालनी हुई तो मैं निकाल सकता हूं क्यू आर साइन थीटा। क्या बोलते हो? ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे आधार निकालना हुआ तो आधार निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहां से आधार निकालने के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखिएगा आधार बटा कर्ण। आधार में क्यू एम अपॉन क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। यहां से आपने क्यू एम निकाल लिया तो क्यू एम मिल गया आपको क्यू आर कॉस थीटा। ठीक दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको हम पुट करेंगे तथा यहां पे लिख लेंगे तथा त्रिभुज में क्या मिला आपको, आर एम की वैल्यू मिली, क्या मिला, क्यू आर साइन थीटा मिला, और क्या मिला, अब आपको मिला क्यू एम की वैल्यू क्या मिली, क्यू आर कॉस थीटा मिला। ओके फाइन। अब ये दोनों वैल्यू मिल गई, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दीजिए। ओके, अब मैं इसको यहां से मिटा दूं। देर किस बात की बस रखना है, किसमें रखना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 में जो वैल्यूज इसमें जरूरत हो रख दिया जाएगा। तो समीकरण 1
2 तथा 3 से। ओके, 3 से ना 3 से अगर मैं रखने की कोशिश करूं तो यहां पर आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा PR का स्क्वायर ओके इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा PQ का स्क्वायर जो है वो A फिक्स है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज करना भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, QM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर को हम QR स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर। ओके ठीक, प्लस और क्या बच्चों, ये हमने रिप्लेस कर दिया, ये हो गया ये और ये बचा क्या 2PQ और QM, तो 2PQ तो ठीक है बच्चों समझ में आता है, लेकिन QM की वैल्यू अभी भी निकाले हैं QR cos थीटा, तो मैं लिख सकता हूं QR cos थीटा। थीटा क्या है, कोण है किसके किसके बीच का, A और B के बीच का। यहां से आप PR की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं और PR आपका रिजल्ट है R है, तो केवल R लिखिएगा बच्चों, केवल परिमाण निकालिए। R स्क्वायर इज इक्वल टू PQ परिमाण में क्या लिखेंगे A का स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद QR स्क्वायर QR, ध्यान दीजिए QR जो कि B है, केवल B लिखिएगा, परिमाण चाहिए हमको केवल B स्क्वायर प्लस फिर इसकी वैल्यू A और फिर इसकी वैल्यू B बच्चों, और साथ में हो गया cos थीटा। मतलब अब मैं चाहूं तो R की वैल्यू निकाल सकता हूं। ओके, ये R की वैल्यू आ गई। R इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आपको मिला क्या, R की वैल्यू। बात समझ आ गई। तो यहां से हमने R की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब मुझे निकालना होगा कि इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि R क्या है, सदिशों के योग से मिला है, तो उसकी दिशा निकालनी होगी। दिशा आपको x अक्ष के सापेक्ष निकालनी होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी दिशा कितनी है, R की वैल्यू तो मिल गई, दिशा निकाल ली जाए। तो दिशा बच्चों कैसे निकालेंगे, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, चलिए ओके, इसको मिटा करके अब दिशा निकाल ली जाए। तो परिमाण की दिशा, तो बच्चों परिमाण की दिशा निकालने के लिए अल्फा मान लिया जाए इसे। अब मुझे अल्फा निकालना है तो उसके लिए लंब आपको पता है, ये लंब है, लंब कितना था RM और आधार, ठीक। तो इसके लिए आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज का नाम रख लीजिए PRM। ओके, तो PRM में आपको ये वाली वैल्यू पता चली चुकी है, ये वाली वैल्यू भी पता है। लंब और आधार tan अल्फा में लगा दीजिए। लंब क्या है RM, आधार क्या है PM। RM को RM ही रखिए और PM को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, PQ प्लस QM। ओके, यहां से RM की वैल्यू आपको पता ही है, क्या है बच्चों RM की वैल्यू है QR साइन थीटा। ओके, RM की वैल्यू हो गई। और सिमिलरली मैं नीचे की बात करूं, यहाँ पे PM की वैल्यू है A और साथ में क्या है प्लस, और उसके बाद आपका QM की वैल्यू क्या है QR cos थीटा। ओके फाइन, और ये आपका tan अल्फा, यहां से आप वैल्यू रख सकते हैं tan अल्फा बराबर इज इक्वल टू QR की वैल्यू बच्चों कितनी थी, जरा ध्यान से देखिएगा, QR B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको B की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, A की वैल्यू पता हो तो आप इसकी दिशा मतलब अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, परिमाण की दिशा निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये है पूरा सदिश का खेल, इसमें हम परिमाण और दिशा ऐसे ही निकालेंगे पूरे चैप्टर में। याद हो गई बात। अगले क्लास में बच्चों हम लोग सदिशों के घटाने के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कीप स्टडी।